चांदनी शाम के उस पहर वो नजरें चुराती कब्रिस्तान तो आ गई, पर अपनी बेटी की कब्र के ऐन आगे उस शख्स को घुटनों के बल बैठे देखकर गुस्से से मुट्ठी बंद कर ली थी। वापस जाने को पलटी थी जब बहरोज ने उसे आवाज़ दी थी। उसने पीछे देखा न था, फिर भी पहचान गया था और वो गहरा सांस भरे वापस कुछ कदम चलकर उसके पीछे खड़ी हुई। अब यहाँ क्यों आए हो बहरोज हाकिम? इस माजूर डिसेबल्ड बच्ची के पास, जिसे अबॉर्शन तक करवाने की बात कर चुके हो तुम, अब क्यों आए हो यहाँ? इसे यहाँ तो सुकून से रह लेने दो। इससे माफ़ी मांगने आया हूँ, पर मेरा रब जानता है ये अल्फाज बस तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाने के लिए कहे मैंने चांदनी। मैं कभी बस झूठ तो आप पहले भी बोलते आए, आज तो बख्श दें, कब्रिस्तान खड़े हैं, अपने अंजाम से डर नहीं लगता? मैं हमारी बेटी की कब्र पर हाथ रखे कसम खाता हूँ चांदनी, तुम्हें तकलीफ देना चाहता था, तुम्हें वो दुख देना चाहता था जो मुझे मिला था। वो चुप हो गया था, मुकम्मल कंधे हिल रहे थे। बहरोज हाकिम रो रहा था। गुलाब की पत्तियों से सजाई हुई थी नन्ही सी कब्र, हाथ फेर रहा था वो उस पर। चांदनी, मैंने अबॉर्शन वाली बात गुस्से में कही थी चांदनी, जिस दिन मैंने शायान को डांटा, जिस दिन तुमने मुझ पर गुस्सा किया था 4 साल बाद। चांदनी, मैंने उस दिन के बाद हमारी बेटी को उस निगाह से नहीं देखा। मैं तुम्हें नीचा। बहरोज हाकिम, ये सफाइयाँ किस लिए? वो जिंदा हो जाएगी। सच तो ये है कि आपको लगता था मैंने आपके बेटे को मार डाला, आपने मेरी बेटी को मार दिया, हिसाब बराबर। पर आपने मेरी बेटी को ही नहीं, एक माँ को भी मार दिया, और एक बीवी को मैं मारूंगी आपसे तलाक लेने के बाद। वो कहकर 2 कदम आगे बढ़ी, जब बहरोज की अगली बात ने उसके कदम रोक दिए। मुझे कभी तुमसे मोहब्बत नहीं हुई थी चांदनी, कभी नहीं। रबिया के धोखे ने मेरे दिल में नफरत पैदा कर दी थी। मोहब्बत नाम से। वो आंसू साफ करके उठा था, चेहरा फिर से तर हो गया था जब वो लड़खड़ाया था और चांदनी के पीछे खड़ा हुआ। चांदनी, मुझे तुमसे हमदर्दी भी नहीं थी, मैं सिर्फ शायान के लिए, घर वालों की नज़र में अपना मकाम वापस पाने के लिए, उस निकाह के लिए रजामंद हुआ था। चांदनी, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी। चांदनी को कंधों से पकड़े उसने अपनी तरफ किया था। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी चांदनी, इसलिए वो यकीन न कर पाया जो एक शोहर को करना चाहिए अपनी बीवी पर। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी, मैं बस रबिया से मोहब्बत करता आया। जब 4 साल बाद वो वापस आई, कैंसर जैसी बीमारी का झूठ बोला, मैं उसे घर लाने से इनकार भी कर सकता था चांदनी, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत होती तो। पर मुझे मोहब्बत नहीं थी। मैं तुम्हें धुतकारता रहा, नीचा दिखाता रहा चांदनी, वरना किसी में क्या जुर्रत थी कि हमें अलग कर सकता? हम क्यों अलग हुए? क्योंकि मैं कमज़ोर था। मेरा दिल तुम्हें लेकर मेरे सामने जो आता रहा, मैं यकीन करता रहा, सब पर यकीन किया, सिवाय तुम्हारे, मेरी दूसरी बीवी। चांदनी की नज़रों में अपने लिए नफरत की इंतहा देखकर उसकी गिरफ्त और मजबूत हुई थी उसके कंधों पर तुम्हारे जाने के बाद चांदनी, 4 साल में मैं नहीं रहा। गम शायान के जाने का होता तो वो पूरा हो गया था ना। मैं अपने बेटे की सज़ा का बहाना बनाकर ढूंढता रहता। मैं कहता रहा नफ़रत है तुमसे मुझे, पर इतनी ही मोहब्बत होती थी मुझे। गम शायान के जाने का होता तो वो तो पूरा हो गया था ना। मैं अपने बेटे की सज़ा का बहाना बनाकर ढूंढता रहा। मैं कहता रहा कि मुझे नफ़रत है तुमसे, पर उतनी ही मोहब्बत होती गई। और जब तुम सामने आई, मेरे बगैर खुश, मैं पागल हो गया था चांदनी। मेरी गैरत, मेरी मर्दानगी, मेरी अना सब दरमियान में आ गए। चांदनी, बस मोहब्बत ना आ सकी। चांदनी, कैसे बताता तुम्हें कि कितनी मोहब्बत। बहरोज, आप झूठे होने के साथ साथ बड़े बड़े अदाकार भी बनते जा रहे हैं। वाह। खुद को छुड़ाकर वो पीछे हुई। चांदनी, मत जाओ, बेटी का गम अलग तड़पा रहा है और तुम्हारा जाना मार देगा मुझे। तो मर जाएं, वैसे भी आपकी जिंदगी दूसरों के लिए मौत ही तो बन रही है। पहले शायान, फिर चाहत, और अब शायद मैं। बहरोज ने गुस्से से उसे देखा था और उसे खुद से लगा लिया था जबरदस्ती। वो लाख छुड़ाने की कोशिश कर रही थी खुद को। पर बहरोज, मुझे अपने हाथों से मार दो, पर फिर से ये बात मत करना, मैं बाप था, तुम जानती हो, दोनों बार मैं नहीं चाहता था। डैम इट, कौन बाप औलाद को मारना चाहता होगा? ठीक कहा, कोई अपनी औलाद को नहीं मार सकता। आपने मेरी बेटी को मारा मिस्टर बहरोज हाकिम। मैं तरले करती रही, मिन्नतें करती रही आपकी, और आप कहते रहे
प्लीज़ चांदनी, प्लीज़, मैं गुनाहगार हूँ, तुम्हारी बेटी का। वो जैसे ही घुटनों के बल गिरा था, सर झुक गया था उसका चांदनी के सामने। आपको माफ़ी चाहिए, मैं माफ़ कर दूंगी बहरोज़, मेरी बेटी वापस ला कर दें, मुझे मेरी चाहत जिंदा चाहिए, मैं माफ़ कर दूंगी। और वो वहाँ से भाग गई थी। नहीं ला सकता वापस चांदनी, नहीं ला सकता। मैं नाकाम शोहर के साथ साथ नाकाम बाप भी साबित हुआ हूँ, नहीं ला सकता वापस। और यही मेरी सज़ा है, मैं खाली हाथ रहूं हमेशा, हाथों से मुंह उठाए। उसने वापस अपनी बेटी की कब्र को देखा था, उसकी चीख हवा में गूंज उठी थी। बहरोज, जी जी बाबा, कहाँ है, नजर नहीं आ रहे। वो गुलदान से टकराया तो एक एक करके सब लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई थी हवेली की। कहाँ है बाबा? एक हाथ से बोतल गिरी तो किरची दूर दूर तक गिरी थी, कहाँ से बचा कर लाया था। चलो दूसरी है। बहरोज, तुम ड्रिंक करके आए हो, तुम जानते हो इस हवेली में ये सब, यहाँ सबकी इजाज़त है बीवी पर जुल्म करने की, उस पर गोली चलाने की, प्रेग्नेंट बीवी को धक्के देकर घर से निकालने की, सब इजाज़त है। तो इसकी क्यों नहीं? बेटी पर यकीन ना करने की, किसी गैर लड़की पर यकीन करने की इजाज़त है, तो ये क्यों नहीं? जालिम बहरोज हाकिम को सब इजाज़त थी, तो शराबी को क्यों नहीं है? दादाजी की बड़ी सी कुर्सी पर बोतल लिए वो बैठ गया था। ये क्या तमाशा है? उठो जल्दी और कमरे में जाओ, इससे पहले कि अब्बा जी उठकर बाहर आ जाए। आने दें उन्हें। उन्होंने, आपने, आप सब ने बहुत अहम किरदार अदा किया है उसको यहाँ से निकाल देने में। क्या? बहरोज, अब तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो? उस औरत को तुम लाए थे हमारे दरमियान यहाँ, मैं सिर्फ उस औरत को इस घर में लाया था, उसे सर पर सवार तो आप लोगों ने किया था ना चची जान। मेरा घर टूटने में आपके शौहर, आपकी बेटी, आपके बेटे, इन तीनों का बराबर का हाथ है। बहरोज ने जो बातें होशो हवास में नहीं बताई थी, आज नशे की हालत में वो सब बता रहा था। ये क्या कह रहे हो बहरोज? दादी सामने खड़ी थी। हैरानगी से उन्होंने पूछा और फिर अपने शोहर की जानिब देखा, जो उतने ही खामोश थे पर हैरान नहीं। बहरोज प्लीज़। फरहीन चची की आंखें पत्थरा गई थीं और उन्होंने सरगोशी कर दी। वो कभी नहीं चाहती थीं कि उनके शोहर और बच्चों का इमेज ख़राब हो, वो भी सबके सामने। जब मैं बाहर बैठा था, ये लोग शाहजेब चचा को धोखेबाज, झूठा, मक्कार साबित करते रहे मेरे सामने। बहरोज जैसे ही बताना शुरू हुआ, जुनैद ने मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाना शुरू कर दी। क्यों मुझे शाहजेब चचा से नफरत हो गई थी? बाबा, आपका एक्सीडेंट हुआ तो इन्होंने मुझे कहा उस दिन शाहजेब चचा ने बदतमीज़ी की थी। ये कहते थे कि इस हवेली में आप दोनों की तजलील उनकी वजह से होती है। और दादा जान, वो मुश्तबा साहब के गले लग गया था एकदम से। इन्होंने कहा था कि शाहजेब चचा ने फ्रॉड करके पैसे बनाए और मैं इस शख्स से नफरत करने लगा जिन्होंने अब्बू से भी ज़्यादा प्यार दिया था मुझे। बची खुची कमी इनकी बेटी ने पूरी कर दी। चांदनी की सफ़वान के साथ वीडियोस भेजती थी मुझे। मैं अक्ल का अंधा यकीन करता रहा। मैं पढ़ा लिखा जाहिल, सब गंवा बैठा। ये खून होकर ऐसे कर सकते हैं तो वो घटिया औरत तो फिर गैर थी। इन सब ने मेरा यकीन तोड़ा। मेरा बेटा मर गया, मेरी बच्ची मर गई, मेरी चांदनी भी जाने को है। पर मेरी बात सुन लें आप सब लोग, इस बार मैं हमेशा हमेशा के लिए जाऊंगा यहाँ से। मैं भी माफ़ नहीं करूँगा आप सबको, याद रखिएगा। और वो सीढ़ियों पर ही गिर गया था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं, मेराज, वजदान, इसे कमरे में छोड़ कर आओ। मुझे नहीं जाना उस कमरे में, घिन आती है मुझे वहाँ। वो नींद की दुनिया में सुकून से खो गया, बाकी सबकी नींदें उड़ाकर। तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते हमदान, क्या कर दिया तुमने, बेगैरत इंसान। दादी हमदान साहब के सामने जैसे ही आई थी, उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था उनके मुंह पर। दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ इस घर से। मुश्तबा, अभी से आग करें, निकाल बाहर करें इसे। इसने आपकी हस्ती बस्ती हवेली को उजाड़ के रख दिया है। मुश्तबा, जिन बेटों के इत्तफाक पर आपको यकीन था, तोड़ दिया इसने वो। किस लिए? हमदान, जायदाद के लिए? बस माँ। तीसरा थप्पड़ खाने के बाद भी उन्होंने अपनी माँ को झटका था। बस हमदान। मुश्तबा साहब ने जल्दी से शमीम बेगम को थामा। डैड इनफ, सफ़वान ने आहिस्ता से कहा। पर हमदान साहब ने अपने बेटे को भी झटक दिया। क्या दिया? बेटे? चारों बेटों में कितना फ़र्क रखा? हर वक्त शाहजेब, चांदनी, फरहीन, कभी मेरी बच्ची मिशल को भी इतना मान दिया? मुझ पर इतना यकीन किया कभी? अरे चांदनी का रिश्ता भी मेराज को दे दिया। और क्या था मैं यहाँ? मेरे बेटे के लिए हाथ मांगा था मैंने, पर नहीं।
आप और आपके दोनों महान बेटे माय फुट सब शुश्तर रह गए थे हमदान साहब की ज़ुबान से जहर उगलता देखकर। सबसे ज़्यादा हैरान बाकी भाइयों के बच्चे थे। वजदान, तुम चुप क्यों हो? बोलो। ये लोग तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को भी तो जूते की नोक पर रखते थे, अब तुम्हें भी बोलना चाहिए। क्या बोलूं भाई साहब, कुछ बोलने लायक छोड़ा है? कंधे से हाथ हटाकर वजदान साहब वालिद साहब के पास चले गए। वालदा के कंधे पर जैसे ही हाथ रखा, वालदा ने उनके कंधे पर सर रख दिया और रोने लगी। वजदान, इसने सब खत्म करवा दिया। मेरा बच्चा आज इसकी वजह से हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये सारे ख़ानदान को अलग करने में कामयाब हो गया। क्यों? पूछें इससे मुश्तबा, क्या कमी रह गई थी? क्यों किया इसने ऐसा? वालदा छोटे बेटे के गले लग गई थी, जो नफरत से बड़े भाई को देखने लगे थे। जो कुछ मेरे माँ बाप मुझे ना दे सके वो मैंने खुद हासिल कर लिया। माँ, अब इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? आप खुश हो जाएं कि मैं कामयाब हो गया। निकलो यहाँ से, बदजात, दफा हो जाओ। दादाजी ने छुरी जैसे ही उठाकर मारना चाही थी। हमदान साहब ने जोर से पकड़ लिया उनका हाथ और एक ही बार में सब लोग दादाजी के सामने उनकी ढाल बनकर खड़े हो गए। बस चचा जान, लिहाज कर रहे हैं, सोचिएगा भी मत। जुनैद, नए नए जवान हुए हो बेटा, और अब्बा जी क्या कहा? मुझे निकालेंगे? मैं हूँ इस हवेली का मालिक, इस सारी जायदाद का मालिक। सुना आपने, सब कुछ मेरे और मेरे बच्चों के नाम ट्रांसफ़र हो चुका है। क्या? हमदान, ये सब तुम? जब जब आप सोग मना रहे थे शायान का, चांदनी का, फिर उसकी बेटी का, मैं तब तब अपने घाटे को फ़ायदे में बदल रहा था। अब आप लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो मेरी और मेरे बच्चों की हर बात मानना होगी, सुनना होगी, नीचे झुक कर रहना होगा। हमें मंजूर नहीं है। मिराज, हम कल ही जाएंगे यहाँ से। ज़ैनब बेगम कहकर रूम से चली गई थी। अच्छा, मुझ पर कैसा गुस्सा? चांदनी के साथ ज्यादती तो आप सब ने ही की थी, अब मुझे बद्दुआएं ना दें और चले जाएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे आपसे। चलो बच्चों। वो तीनों हंसते मुस्कुराते अपने अपने कमरों में चले गए, सिवाय फरहीन के। अब्बा जी, जब आप सब जाने लगें तो मुझे भी साथ ले जाइएगा। मैं अब इस घर में अपने शोहर और बच्चों के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। नहीं शाहजेब, आपको मेरी कसम, अभी चांदनी को कुछ मत बताइएगा। नहीं नाइला, अब ये तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। मैं कब से नोट कर रहा हूँ, चांदनी काफ़ी रूडली बात कर रही है, क्योंकि उसे नज़र आ रही है अपनी माँ की रिप्लेसमेंट कोई भी औलाद बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर तुम इस तरह इंसल्टेड होती रहोगी क्या? मैं ये बात हरगिज़। बस कर जाएं। अगर चांदनी चाहेगी तो मैं चली जाऊंगी। वो इतने करीब खड़े थे जब बेडरूम का दरवाज़ा खुला था। चांदनी के हाथों से ट्रे गिर गई थी जिसमें चाय के कप थे। बाबा, खाला, या अल्लाह, इसलिए आप नहीं जा रही थी खाला? चांदनी बेटा, मेरी बात सुनो। सुनने को क्या रह गया है खाला? आप चीट कर रही हैं अपने हस्बैंड को, हमें भी और अपनी बहन को भी। डिस्गस्टिंग। चांदनी, शाहजेब साहब ऊंची आवाज़ में बोले तो नाइला ने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया। बस ये देखने की देर थी कि चांदनी और ज़्यादा तैश में आ गई। चांदनी बेटा, हमारी बात तो सुन लो। कुछ नहीं सुनना मुझे, चली जाएं आप यहाँ से, प्लीज़ लीव। मेरे अब्बू तो मजबूर थे, आपकी क्या मजबूरी थी? आपको ज़रा भी शर्म ना आई खाला? ये आपकी बहन के शोहर हैं, इनकी मोहब्बत जिनकी जगह आप लेने की कोशिश कर रही हैं। चांदनी, अब्बू इन्हें कहें कि चली जाएं यहाँ से। बस बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। अगर ये ना गई तो मैं चली जाऊंगी। शाहजेब की आंखों में मायूसी छा गई थी। चांदनी उनके रूम से बाहर चली गई थी बिना कुछ सुने। इट्स ओके शाहजेब, वो अभी गुस्से में है, तुम कहीं नहीं जा रही। मैं अभी से सच्चाई बता देता हूँ हमारे निकाह की। अभी वो मुझसे नफरत कर रही है, फिर अपने बाप से भी करने लगेगी। आपको मेरी कसम, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नाइला, वो झुकी थी, शाहजेब साहब के माथे पर बोसा दिया। उनके आंसू एक एक करके शाहजेब के चेहरे पर गिर रहे थे। बस, फिर मिलेंगे, यह अलविदा नहीं है शाहजेब। नाइला, मगर वो कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर चुकी थी अंदर से। कुछ दिन बाद, शाहजेब बेटा, एक बार अपनी माँ की अयादत कर लो, वो बहुत बीमार है। दरवाज़ा बंद करते करते वो तो रुके थे, साथ साथ चांदनी के किचन में जाते पाँव भी थम गए थे। अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। अब आप जा सकते हैं। बहरोज़ बेटा, रहम करो हम पर, दिल पर हाथ रख कर बताएं, मेरी बच्ची पर रहम किया गया था? एक बार, सिर्फ एक बार। मिराज हाकिम, आपने भी किसी से कहा था
کہ مت लगाओ इल्ज़ाम, ये मेरे शाहज़ेब का खून है. मेरी पसंदीदा बहू की तरबियत गंदी नहीं हो सकती. तुम लोगों के इल्ज़ामात गंदे हैं. एक बार ललकार कर कहा आपने ऐसा. बाबा आहिस्ता. डॉक्टर ने. तुम अंदर जाओ. खबरदार जो अब तुमने इन लोगों के सामने आने की कोशिश की, फिर से नज़रें लग जाएंगी बेटा. जाओ यहाँ से. दादाजी जैसे ही चांदनी की तरफ बढ़े, बेटे की आवाज़ ने उन्हें गहरा जख्म दिया था. वो मजबूर होकर वापस मुड़े थे और जब वो नज़रों से ओझल हुए तो उन्होंने मुलाजिम को इशारा किया, जिसने दरवाज़ा बंद करके वापस अपने काम की तरफ तवज्जो कर ली. अब्बू ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, आप उन्हें आराम से भी कह सकते थे. पर शाहजेब अपने कमरे की जानिब चले गए थे. यही हो रहा था पिछले 1 माह से. जब से उसने नाइला खाला को इंसल्ट करके जाने का बोला, तब से उसके बाबा गुस्से में रहते और सारा गुस्सा बाहर वालों पर उतर रहा था. बहरोज़ मैं नहीं मानता कि हमदान ने ये सब किया है. बस क्या बताऊं अंकल, आपके सामने ही सब. दादा जान की, मेरी, हम सबको बहुत चालाकियों से धोखा दिया है उन्होंने. बहरोज़ उठने लगा था जब बाजू में बंधी पट्टी पर दर्द हुआ और वो फिर से बेंच पर जा बैठा. बहरोज़ बेटा, खून निकल रहा है. अंकल स्टिचेस खुल गए हैं. बहरोज़ के चेहरे पर दर्द आया था उस बुजुर्ग शख्स के सामने जो पार्क में वॉक करने आया था और बहरोज़ को देखकर रुककर वापस जाते जाते मुड़ा, जो शाहजेब का जिगरी दोस्त भी था और अपना फैमिली फ्रेंड भी. तो बेटा डॉक्टर को दिखाओ. अंकल अब तो 2 वक्त की रोटी जितने पैसे नहीं हैं. दादा जान की तबीयत खराब रहती है. बाबा और हमदान चचा काम कर रहे हैं. बाकी कज़न्स नौकरी ढूंढ रहे हैं. हम तो बर्बाद हो गए. होश करो बेटा, हिम्मत ना हारो. वही कर रहे हैं अंकल, वही कर रहे हैं. बद्दुआ लग गई है हमें. शाहजेब चचा के साथ जितना बुरा हमने किया, जिस एक कमरे के घर में रहते छत से पानी टपकता और वो मोहल्ला भी. तौबा. बहरोज़ बातें करके पास बैठे शख्स को हैरान परेशान कर रहा था और कुछ देर बाद जब वो अपने घर जाने की बजाय सीधा शाहजेब साहब के घर गए तो बहरोज़ ने दरख्त के पीछे छुपे हुए दोनों कज़न्स को खुशी खुशी बाहर बुलाया. बहरोज़ भाई, हमने झूठ बोल तो दिया, क्या शाहजेब चचा हमारी बातों में आएंगे? जितना मैं उन्हें जानता हूँ, वो शाम से पहले पहले हम सबको लेने आ जाएंगे. बस घर में सबको कह दो कि बुरी से बुरी हालत में रहे. बहरोज़ भाई, ये सब गलत नहीं होगा. झूठ बोलना ये गलत नहीं होगा. अगर हम खामोश हो गए तो ये गलत होगा. अब तो वक्त है अपनी गलतियों को सुधारने का. मैंने जो भी किया उसे ठीक करने का. अब इन दोनों के पास रहकर इनका दिल जीतना है. बहरोज़ भाई, आपने सिगरेट कब से पीना शुरू कर दिया? बहरोज़ सिगार होंठों को लगाए बेंच पर बैठ गया था. 7 कज़न एक के बाद एक सवाल पूछ रहे थे, पर वो किसी और दुनिया में ही मगन था. चांदनी के साथ उस दिन कब्रिस्तान में हुई मुलाकात ने उसे एक पल भी चैन नहीं लेने दिया था और वो उस दिन से ही तलाश में था. अब उसे मौका मिला था और अब वो पूरा पूरा फ़ायदा उठाने लगा था और फिर से उन बाप बेटी के दिल में ख़ानदान के लिए और अपने लिए वही मोहब्बत जगानी थी उसे जो पहले थी. चचा जान, मैं आपको और आपकी बेटी को मना लूँगा. फिर आप दोनों फिर से ख़ानदान वालों पर यकीन करने लगेंगे, उन्हें प्यार देंगे, चाहे मैं और बुरा ही क्यों ना बन जाऊं. आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी. आप सब कसूरवार हैं. चांदनी के मोबाइल में वो वीडियो बार बार चल रही थी. जुनैद, तुमने अच्छा नहीं किया ये मुझे भेजकर. आखिर सब उस शख्स को बेगुनाह साबित करने पर तुले हुए हैं जो अपने कौलो फेल का जिम्मेदार खुद है. जिसने मुंह साफ किए उसने वो वीडियो डिलीट करके मोबाइल से नंबर ब्लॉक कर दिया था अपने कज़न का. लाइट्स ऑफ करके वो खिड़की की जानिब बढ़ी तो विंडो कर्टन्स हटाकर चांद की आती रोशनी को अंदर कमरे में आने दिया. रोशनी कमरे के अंधेरे को तो कम कर रही थी, पर चांदनी के अंधेरे, वो अंधेरा मुसलसल बढ़ता ही जा रहा था. उसके अंदर का अंधेरा. चाहत मैं कभी उस शख्स को माफ़ नहीं करूंगी. खिड़की के सामने रखे सोफे पर वो कब बैठी, कब सो गई, उसे खबर ही ना हुई. मामा, बाबा को माफ़ कर दें प्लीज़. वो देखें कितने उदास बैठे हैं. अगर आपने उन्हें माफ़ ना किया तो मैं भी आपसे नाराज़ हो जाऊंगी, फिर कभी मिलने नहीं आऊंगी. चाहत. एक चीख निकली थी जब ख्वाब में अपनी बेटी को दूर जाते देखा था उसने, और जब आंख खुली तो बाहर से आते शोर शराबे ने उसे और हैरान कर दिया था. जैसे जैसे दरवाजे की तरफ जा रही थी उसे यह सुनाई देने वाली सारी आवाज़ें शनासा सी लगीं. पर अपने घर में वो लोग कैसे दाखिल हो सकते हैं?
خود سے سوال جواب کر رہی تھی وہ، اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو یہ چھوٹا سا گھر اور چھوٹا لگنے لگا اپنا بڑا سارا خاندان دیکھ کر۔ چاندنی بیٹی، تھینک یو سو مچ بیٹا۔ معراج صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار دیا تھا اور سبھی اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ درمیان میں شاہ زیب صاحب کی ویل چیئر دیکھ کر اس نے ایک نظر اپنے والد کو دیکھا۔ بیٹا بہت شکریہ ہمیں اس گھر میں جگہ دینے کے لیے۔ فرحین چچی نے ماتھے پر بوسہ دیا اور وہ ساکن کھڑی رہ گئی۔ جن لوگوں کے پاس سے بھی نہیں گزرنا چاہتی تھی وہ لوگ اسے پیار کر رہے تھے، اس کے سامنے اس کے گھر میں موجود تھے۔ دور بیٹھے 3 لوگوں کو دیکھا تھا اس نے، دادا جان، دادی جان اور زینب بیگم۔ ان تینوں کی آنکھوں کا تارا بنی رہی تھی وہ ایک وقت۔ اب انہی لوگوں سے نفرت ہو گئی تھی اسے۔ اب وہ آپ سے بات کرنی تھی۔ شاہ زیب صاحب جو کچھ دیر پہلے ہی اپنی فیملی کو اس جگہ لے کر آئے تھے، اب اپنی بیٹی کے ساتھ جانے سے ڈر رہے تھے۔ چاندنی نے ویل چیئر پکڑی اور بیک یارڈ کی طرف لے گئی جہاں کوئی موجود نہ تھا۔ آپ لے کر آئے ہیں انہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہوں نے مجھے رہنے کو جگہ نہیں دی تھی ابو؟ جب میں نے اپنی بات کی مجھے دھتکارا گیا، ذلیل کیا گیا۔ دادا جان نے بہروز کے سامنے، سب کے سامنے واضح کہا تھا کہ میری کوئی پرواہ نہیں انہیں، اگر فکر ہے تو بس گھر کی عزت کی۔ ابو سب کے سامنے بہروز سے معافی مانگنے کا کہا تھا انہوں نے۔ زخم اتنے گہرے ہیں اور آپ نے پھر تازہ کر دیے آج۔ آپ نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا ابو؟ اب کہ اس کی آواز قدرے ہلکی ہو گئی، وہ مایوس نظروں سے دیکھنے لگی تھی اپنے والد کو۔ مجھے بھی کل رات معلوم ہوا تھا میرے بچے، جہاں میں گیا وہاں یہ لوگ ان گنڈے موالیوں میں رہ رہے تھے۔ والد سبزی کی ریڑھی کھینچ رہے تھے اور والدہ برتن دھونے کا کام کرنا چاہتی تھی۔ اس ماحول میں کیسے چھوڑ آتا میں گھر کی بچیوں کو، جیسے ان لوگوں نے آپ کی اولاد کو، آپ کی اکلوتی بچی کو چھوڑا تھا۔ جیسے وہ پتھر دل بن گئے تھے، آپ بھی بن جاتے۔ چاندنی کی آواز کوئی سن نہ لے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ سب سنیں۔ چاندنی بیٹا، میری غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی، وہ میرے ماں باپ ہیں، میں ان سے ناراض ہوں اور رہوں گا۔ انہوں نے میری بچی کا نہیں میرا دل توڑا، مجھے مجبور کر دیا انہیں چھوڑنے پر، حویلی چھوڑنے پر، جس کا مجھے پچھتاوا نہیں۔ پر بیٹا تمہارا باپ اب بھی ایک بیٹا ہے، وہ بیٹا اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ پھر بھی اگر تم نہیں چاہتی میں ان سب کو واپس بھیج دوں گا، اور آپ کو میں اتنی بے حس لگتی ہوں جو نکال دوں گی ان کو، تو تم چاہتی ہو کہ میں بے حس بن جاؤں؟ ابو، اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے، وہ باہر ان لوگوں کی حالت دیکھ کر آئی تھی۔ تو انہیں کہیے نا کہ اپنے اس بیٹے کے پاس آکسفورڈ ڈگری ہولڈر بزنس ٹائکون، وہ کہتے کہتے دوسری طرف ہوئی۔ پر شاہ زیب صاحب کی بات سن کر ایک الگ جھٹکے سے انہیں دیکھا تھا اس نے۔ وہ بھی باہر کھڑا ہے، میں نے کہہ دیا تھا کہ تم اجازت دو گی تو تبھی اندر بلاؤں گا۔ وہ بھی اب اس کے پاس بھی کچھ نہیں رہا بیٹا، ہمدان بہت کامیاب ہو گیا ہے سب کچھ لینے میں۔ یا اللہ، سر پر ہاتھ رکھ لیا تھا اس نے۔ تھینک یو بیٹا، میں اسے بلا لیتا ہوں۔ ویل چیئر کچھ ہی قدم آگے گئی تھی جب چاندنی نے روک لیا تھا۔ ابو، ابھی تو میں نے اجازت بھی نہیں دی تھی۔ تمہاری خاموشی سمجھ سکتا ہوں میں بیٹا، اور فکر نہ کرو، بہت جلدی چلے جائیں گے یہ لوگ۔ وہ جیسے ہی گئے تھے، چاندنی کی آنکھوں میں پھر سے غصہ ابھر آیا تھا۔ بہروز حاکم، تم ابو کو بیوقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں۔ آنے دو ذرا خود کو اندر۔